और ये साहब ये 1000 अरब रुपए का हदफ जो है वो बढ़ा लिया गया टैक्स कलेक्शन का, 4900 अरब रुपए का रख लिया गया। पिछली मरतबा हम 3900 अरब रुपये भी पूरा इकट्ठा नहीं कर पाए। आपके ख्याल में ये 1000 अरब रुपया कहाँ से आएगा जबकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया? देखें, यही तो मसला है, यही तो बात सही कह रहे हैं। देखें, डेफिसिट फाइनेंसिंग कम बड़ा खास तौर पे कह देते हैं, खसारे का बजट है। ये खसारा कहाँ से पूरा होगा? आप मुझे दुनिया में कोई एक शख्स बता दें, कोई एक आदमी जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपया हो और वो बजट जो है 15,000 रुपये का बना दे अपने घर का, कभी भी नहीं बनाएगा। ये मुस्तकिल तौर पे उसकी वजह यही है कि फिर आप स्टेट बैंक को कहते हैं वो जाओ नोट छापो, या स्टेट नोट नहीं छापेंगे कोई और तरीका करेंगे, नहीं तो लोन लेंगे, उसको ब्रिज फाइनेंस। आपने प्रोजेक्ट तो बना दिए हुए हैं। पहली बात जो है, कितनी अच्छी बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान में आज तक इनकलाबी, रमजान खान साहब से इनकलाबी सूरत की तवक्को करते थे कि आप और कुछ नहीं तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वेस्ट है इसको खत्म करें। मैं जिस वक्त आप अंदाजा करें, हम बच्चे थे ना, आरिफ साहब हैं, सब लोग हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि हम जिन डिप्टी कमिश्नरों के कमरों में जाया करते थे उनमें बैत की कुर्सियां होती थी जो अंग्रेज ने खरीदी होती थी। उनके यहाँ बड़ा सा गोल सा पंखा लगा होता था, वही फर्नीचर था, वो सब कुछ। अब आप तहसीलदार के कमरे में चले जाएं, उसके पास पता नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ से आ जाता है। कोई शानदार किस्म का सोफा भी होता है, उसके अंदर एयर कंडीशन भी लगा होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप सिविल सेक्रेटेरिएट में 60 का सेक्रेटेरिएट देख लें और आज देख लें। मैंने जब 80 में एज असिस्टेंट कमिश्नर ज्वाइन किया था, आप अंदाजा करें कि गाड़ी नहीं होती थी असिस्टेंट कमिश्नर के पास। कभी कोयटा जाना होता था तो लेवीज वाला जाके वो बस के ऊपर फ्रंट सीट जो है वो काबू करता था और ताकि आके हम हवा करते थे। हमारा गुजारा भी होता था, हम जिंदगी भी गुजारते थे, लॉ एंड ऑर्डर की। इतना ज्यादा आप जीओआर का एक्सपेंडिचर देख दें, मैंने आज से 8-9 साल पहले 80 लाख रुपया रिपेयर्स के ऊपर खर्च होते रहे। ये कहा ये बजट के अंदर एलोकेट किया जाता है ना तब कुछ। एक तो बात यह है कि कतअन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई भी चीज नहीं। वही गाड़ियां की परचेजेस हैं, वही गाड़ियां हैं, वही बाकी चीजें जो भी है, हमने अपनी अमीराना जिंदगी वो छोड़ी नहीं। जो दावे हमें हंसते थे वो लोग IMF वर्ल्ड बैंक वाले कि आप पूरी दुनिया से कर्ज मांगते फिरते और आपके सेक्रेटेरिएट में आके घूमो तो ऐसे लगता है हम जो है अपना शहनशाह ईरान के पुराने सारिस आजम के आ गए हैं या फेरोज इजिप्ट में आ गए। हम फिर उनके वो मिनिस्टरों के घरों में जाते थे। एक आप अंदाजा करें 84 में आर्टिकल छपा था, बेगर्स आर द चूजर्स। वो जब मिनिस्टर एनक्लेव में ज्यादा करता है उस वक्त 250 रुपया पर स्क्वायर फुट लागत थी और उस वक्त मिनिस्टर का जो घर बना था वो 1370 पर स्क्वायर फुट लागत पे बना था और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो ये सारे के सारे एक तो एक्सपेंडिचर कट नहीं हुआ। दूसरा, मैं हमेशा जब बजट बनता है ना तो हमेशा एक अर्ज करूं कि हमेशा मैं कहता हूं कि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए प्रीवियस बजट में आपने क्या किया, क्योंकि इस बजट में आगे जो चल के होना होता है ना, हमने पूरी जिंदगी गुजार दी है और ब्यूरोक्रेसी जो करती है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट के मुताबिक होता है कि अगले दिन ना सप्लीमेंट्री बजट शुरू हो जाएंगे और बस ये इधर से रीअप्रोप्रिएशन। ये रीअप्रोप्रिएशन जो है ये पार्लियामेंट की तौहीन है कि आप पार्लियामेंट के सामने एक बजट पेश कर देते हैं और अगले दिन कहते हैं नहीं, ये एजुकेशन का जो जितना पैसा है डेवलपमेंट का, ये हेल्थ का डेवलपमेंट पैसा है ये मुझे दे दो क्योंकि मैंने यहाँ पर मोटरवे बनानी है, मैंने यहाँ पर मेट्रो ट्रेन बनानी है, और हम दे देते हैं बड़े आराम से। और डेवलपमेंट बजट जो है पूरे का पूरा खत्म होकर एक तो स्कीमों के अंदर आ जाता है जो हमारा वज़ीर आला या हमारा वज़ीर चाहता है। तो इस वक्त दो एक चीजें ऐसी हैं कि जो अच्छी हैं, जो कि अब तक हैं, जो कि मैं वाकई तारीफ करनी चाहिए। और एक तो ये है कि अभी इन्होंने पिछले साल एक तो करंट डेफिसिट कम किया, वो वाकई अच्छी बात है चीजें। अब दूसरी बात यह है कि डेफिसिट कम होने की 2-3 और वजूहत भी हैं कि चीजें आ भी नहीं उस तरह की, फिर पेट्रोल की रेट भी कम हो गई, उस बावजूद भी एप्रिशिएबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस दफा कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी गई। सप्लीमेंट्री ग्रांट ना देना इसका मतलब यह है कि आपने एक फिस्कल मैनेजमेंट की है और ये अच्छी बात है की है, लेकिन आपने इनकलाबी कोई काम नहीं किया। आपने IMF की डिक्टेट्स के मुताबिक बजट बनाया है और मुझे आज सबसे तकलीफ दे मोमेंट कल था कब मैंने अपनी टोटल लाइफ का जो फाइनेंशियल बजट सुनते हुए तकलीफ दे मोमेंट ये था जब अवीज शेख साहब ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि IMF जो है
ये बहुत खूबसूरत अदारा है, ये असल में गरीबों की मदद के लिए बना है और ये खास तौर पे उनको पैसे, ओ भाई एक साहूकार का अदारा है, वो आपकी इकॉनमी को पैसे इसलिए देता है कि आप 2 रुपए रोटी के लिए कमाएं और उसमें से 4 आने की रोटी खरीदें और 1 रुपया 12 आने जो IMF को वापस कर दें सूद के अंदर और बैंकों को वापस करते हैं। ये पेरिस क्लब है, ये बाकी क्लब है, ये बैंकों को वापस जाता है ये पैसा। तो असल मसला ये था कि एक टेक्नोक्रेट की इमरान खान साहब ने एक आखिरी फिक्र है, इमरान खान साहब ने ये चलो ठीक, आगे बात कर लेंगे। कहें सर, वो एक गैप है उसकी वजह से आपको लग रहा है, वो आप करें बात मुकम्मल कर लें जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि इमरान खान साहब ने यह भी अपने जिम्मे ले लिया कि जनाब सियासी नुमाइंदे नहीं हैं, टेक्नोक्रेट ले आए, फीस शेख को ले आए, फलाने को ले आए, ये ले आए। उसके बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं खुद फाइनेंस में रहा हूं, मैंने खुद बजट बनाए हुए हैं, मुझे पता है कि ये बजट जो है ये बुक कीपिंग का बजट है, जो मक्खी पे मक्खी मारने वाला बजट है, जो ब्यूरोक्रेट बनाया करते थे वैसा ही बजट हमारे सामने आ गया है। एक इनकलाबी बजट से की तवक्को नहीं। और अब देखें इस बजट में होना ही चाहिए था कि आपको और कुछ दिसंबर तक रिलैक्सेशन मिल गई है, आपने सूद का कर्जा अदा नहीं करना, आप खुल खेल सकते थे इसके अंदर, कुछ आपको मार्जिन मिल गया था, आपको पेट्रोल का मार्जिन मिल गया था, बहुत मार्जिन था आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन मसला सारा यही है ना कि इसके लिए बुनियादी तौर पर आपको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में तब्दीली लानी पड़ेगी, जो इमरान खान साहब नहीं लाए 2 साल के अंदर। और ये साहब, मगर ये आपके ख्याल में शब्बर ज़ैदी साहब क्यों नाकाम हुए? अगर स्ट्रक्चर ठीक करना था, आपने रिफॉर्म्स लेकर आनी थी, शब्बर ज़ैदी साहब क्यों नाकाम हो गए? देखें, एक आउटसाइडर जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी में हमेशा नाकाम होगा। आपको बंदे वो ढूंढने पड़ेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं लेकिन उसकी नेक नीति के साथ उसको ठीक करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसे मौजूद हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट जो अंदर बैठा हुआ है वो उनको कभी आने नहीं देगा। वो ये चाहेगा कि बाहर से बंदा आए जिसको हम बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दें, उसको 3-4 साल समझने में लग जाएं और उसके बाद वो कहेंगे जो भाग जाए और एंग्जाइटी का पेशेंट होकर बाहर पर चले जाए। आप सोच नहीं सकते कि आप पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है इसका इतना एनकैप्सुलेटेड है कि अगर आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के लिए भी चाहेंगे ना, तो आपको अगर वाकई नहीं पता कि इंफॉर्मेशन कहां पड़ी हुई है और आप उस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरे तो आपको नहीं पता चलेगा। पहले दिन इमरान खान साहब से कहा था कि आप ऐसा करें कि आप वो कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, जो इस वक्त पूरे इस माशरे के अंदर मौजूद हैं, उनकी एक टीम बना लें, और कुछ नहीं तो उनके एक जिसे कहता है एक थिंक टैंक सा बना लें कि इस बारे को रिव्यू करता रहे, जो आपके पास आता रहता है। डेली रूटीन की चीजें तो होती हैं। एक और सबसे बड़ी बात, अरशद साहब की सारी बातें दुरुस्त, अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि ये सारे का सारा सिस्टम तबाह हाल हो चुका है वैसा, लेकिन इस सिस्टम को रिपेयर करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं आपको आज बात बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन वो सिस्टम के बेंदर बेवकूफ कहलाते हैं। उन सिस्टम के अंदर वो रांदा दरगाह होते हैं, वो सिस्टम के अंदर खुले लाइन पोस्टिंग पे लगे होते हैं। उनको ढूंढना, उनको निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि आप क्यों नहीं इस सिस्टम को रिफॉर्म करते जिस तरह दुनिया के पूरे सिस्टम हैं। मैं ये पाकिस्तान से 2 कदम दूर मैं ईरान में पोस्टेड था। आप हैरान होंगे कि उस ईरान के अंदर ना मुझे घर देते थे वो लोग, ना मुझे गाड़ी देते थे, ना मुझे कोई और दे। वो कहते हैं ये इतने सारे पैसे हैं, इसके अंदर आप घर खरीदना चाहो वहां $1200 है, तुम 800 के घर में रहो, 100 के घर में रहो। पाकिस्तान के अंदर हम महल्लात से निकल सके, हम अरबों रुपया हम GR की रिपेयर पे लगाते हैं, अरबों रुपया हम गाड़ियां बनाने में लगाते हैं, अरबों रुपया फ्यूल पे लगाते हैं। ये इनको देखें क्यों नहीं करप्शन होती इसके अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। महबूबुल हक ने इतनी बड़ी रिकमेंडेशन निकाले, उसने कहा था कि इसका टेलीफोन का बिल इनकी पे में डालो, गाड़ी का बजट इनकी पे में डालो, घर का किराया इनकी पे में डालो, और इसकी पे इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसको सिर्फ और सोचने की नौबत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर में करप्शन होती? क्योंकि बंदा जो है उसकी इतनी ज्यादा, ड्राइवर की भी तनख्वाह इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। पाकिस्तान के बजट में स्पेस मौजूद है और उन्होंने उसके अंदर से 22% बचा के दिया था, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने ज़ियाउल हक को ऐसा घुमाया हुआ था कि घुमा के खत्म।
पाकिस्तान में असल मसला यह है कि ये वो ब्यूरोक्रेट जो थे जिन्होंने पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के जमाने में काम किया था, उन्होंने इसी मुल्क को बनाया था, यही लोग थे जो चले थे। लेकिन उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जब हथौड़ा चला, जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज खत्म हुई, तबाह बर्बाद हो गई। ये स्टील मिल थी कि जो मुनाफा देती थी, लेकिन मसला सारा ये था कि इसके अंदर सियासतदानों ने ब्यूरोक्रेट्स को मोम की बनाया और वो झुक गए, और झुकने के साथ ही उन्होंने जितने चाहे बंदों को मुलाजम कर लिया। इसी PIA के अंदर उन्होंने सियासी आकाओं को माना, मुलाजम कर लिया। ब्यूरोक्रेट उस वक्त कमजोर होता है जब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मौजूद नहीं होती। एक छोटी सी बात थी, उसमें इमरान खान साहब को डरा देते हैं, वो कहते हैं जी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बनाई दी, ये शेर हो जाएंगे, ये आप पे चढ़ दौड़ेंगे। ओ भाई, कभी सियासी लीडर से भी कोई चढ़ दौड़ता है, कभी ऐसे आदमी से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे कोई चढ़ दौड़ता है। उसकी इफेक्टिवनेस का मैयर, उसको आजाद करो, उसको आपके छोटे छोटे मिनिस्टरों से आजाद। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बनाई जा सकती थी, लेकिन आज भी मेरा ये कहना है कि ये जो लोग, अब देखें ना, शब्बर जानी साहब को ले आए। शब्बर जानी साहब पूरी जिंदगी इनकम टैक्स अफसर से लेके इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल के चीफ को सर कहते हुए पेश होते रहे हैं, और कल भी उन्होंने पेश होना है। वो आप मुझे बताइए, इस साइकी वाला बंदा जो है इन फिरौनों को कैसे ठीक करेगा? ठीक, ये तो फिरौन है, ये तो मसला तो ये है, फिरौनों का है ना।